होमो सेपियंस का जिस्म ऐसे कामों के लिए इर्तिका पजीर नहीं हुआ था। ये सेब के दरख्तों पर चढ़ने और हिरनों के पीछे भागने के लिए ढला हुआ था, न कि चट्टानों को साफ करने और पानी की बाल्टियां उठाने के लिए। इंसानी रीढ़ की हड्डी, घुटने, गर्दन और मेहराबों ने कीमत अदा की। कदीम ढांचों के मुताले से पता चलता है कि एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांजिशन ने मुताद्दिद बीमारियों को जन्म दिया, जैसे स्लिप डिस्क, आर्थराइट्स और हिर्निया। मजीद बरां, नए एग्रीकल्चरल टास्क्स ने इतना ज्यादा वक्त मांगा कि लोगों को मुस्तकिल तौर पर आबाद होना पड़ा अपने गंदुम के खेतों के करीब। उसने उनके तर्ज जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। हमने गंदम को डोमेस्टिकेट पालतू नहीं बनाया, उसने हमें डोमेस्टिकेट किया। लफ्ज डोमेस्टिक लैटिनी डोम्स डोमस से आया है, जिसका मतलब घर है। घर में कौन रहता है? गंदम नहीं, ये सेपियंस है। गंदुम ने होमो सेपियंस को एक निस्बतन अच्छी जिंदगी को ज्यादा बदतर वजूद के लिए तब्दील करने पर कैसे कायल किया? इसके बदले में उसने क्या पेश किया? उसने बेहतर ग़िज़ा पेश नहीं की। याद रखें, इंसान ओमनीवोर्स एप्स हर किस्म के खाने वाले बंदर हैं जो वसी अक़साम की ग़िज़ाओं पर फलते फूलते हैं। ज़री इनक़िलाब से पहले अनाज इंसानी ग़िज़ा का एक छोटा सा हिस्सा था। अनाज पर मबनी ग़िज़ा में मादनियात और विटामिन्स की कमी होती है, इसे हज़म करना मुश्किल होता है और ये आपके दांतों और मसूड़ों के लिए वाकई खराब होती है। गंदुम ने लोगों को इक़्तिसादी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। एक किसान की जिंदगी एक शिकारी जमा कुनिंदा से कम महफूज होती है। शिकारी बका के लिए दर्जनों अनवा पर इन्हिसार करते थे और इसलिए मुश्किल सालों का मुकाबला कर सकते थे, यहां तक कि महफूज खुराक के स्टॉक्स के बगैर भी। अगर किसी एक नौ की दस्तयाबी कम हो जाती तो वो दूसरी अनवा की ज्यादा जमा और शिकार कर सकते थे। फार्मिंग सोसाइटीज ने हाल ही तक अपनी कैलोरी इंटेक की ज्यादातर मिकदार के लिए चंद अक़साम के डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स पर इन्हिसार करते थे। बहुत से इलाकों में वो सिर्फ एक ही स्टिपल पर इन्हिसार करते थे, जैसे गंदुम, आलू या चावल। अगर बारिशें नाकाम हो जाती या टड्डी दल के बादल आ जाते या अगर कोई फंगस इस बुनियादी नौ को मुतासिर करना सीख लेता तो किसान हजारों और लाखों की तादाद में मर जाते। ना ही गंदुम इंसानी तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती थी। इब्तिदाई किसान अपने शिकारी आबाओ अजदाद के मुकाबले में कम अज कम इतने ही पुरतशद्दद थे, अगर ज्यादा नहीं। किसानों के पास ज्यादा मलकियत थी और उन्हें काश्त के लिए जमीन की जरूरत थी। हमला आवर पड़ोसियों की वजह से चरागाह की जमीन का नुकसान सबसिस्टेंस और कहत के दरमियान फर्क का बायस बन सकता था, इसलिए समझौता के लिए बहुत कम गुंजाइश थी। जब एक फोरेजिंग बैंड किसी मजबूत हरीफ के दबाव में होता था तो वो आमतौर पर आगे बढ़ सकता था। ये मुश्किल और खतरनाक था, लेकिन ये फेजिबल मुमकिन था। जब एक मजबूत दुश्मन किसी ज़रई गांव को धमकी देता था तो रिट्रेट, पीछे हटना, खेतों, घरों और गोदामों को छोड़ने का मतलब था। बहुत से मामलात में उसने मुमकिन पनाह गुज़ीनों को स्टार्वेशन का निशाना बना दिया था। किसान इसलिए एक जगह ठहरकर आखिर तक लड़ने का रुझान रखते थे। न्यू गनी में दो काश्तकारी बिरादरियों के दरमियान कबायली जंग 1960। ज़रई इनकलाब के बाद हजारों सालों में ऐसे मनाजिर गालिबन वाइड स्प्रेड थे। बहुत से एंथ्रोपोलॉजिकल और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से पता चलता है कि सादा ज़री मुआशरों में, जहां गांव और कबीले से आगे कोई पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, सियासी ढांचा नहीं था, इंसानी तशद्दुद 15% अमवात का जिम्मेदार था, जिसमें मर्दों की 25% अमवात शामिल थीं। आज के न्यू गिनी में एक ज़री कबायली मुआशरे दानी में तशद्दुद मर्दों की 30% अमवात का सबब बनता है और एक और ईंगा में 35% का। एक्वाडोर में शायद 50% बालिग वोरानी एक दूसरे इंसान के हाथों पुरतशद्दद मौत का शिकार होते हैं। वक्त के साथ इंसानी तशद्दुद को बड़े समाजी फ्रेमवर्क्स, शहरों, बादशाहतों और रियासतों की तरक्की के जरिए काबू में लाया गया, लेकिन ऐसे बड़े और मुअस्सिर सियासी ढांचे की तामीर में हजारों साल लगे। गांव की जिंदगी ने यकीनन पहले किसानों को कुछ फौरी फवायद फराहम किए, जैसे जंगली जानवरों, बारिश और सर्दी से बेहतर तहफ़्फ़ुज़। फिर भी औसत शख्स के लिए नुकसानात शायद फवायद से ज्यादा थे। आज के खुशहाल मुआशरों के लोगों के लिए उसकी कदर करना मुश्किल है। चूंकि हम खुशहाली और तहफ़्फ़ुज़ से लुत्फ़ अंदोज होते हैं और चूंकि हमारी अफ्लुएंस और सिक्योरिटी ज़रई इनक़िलाब की बुनियादों पर कायम है, हम फर्ज करते हैं कि एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एक शानदार बेहतरी थी। फिर भी आज के नुक्ता नज़र से हजारों साल की तारीख का फैसला करना गलत है। एक ज्यादा नुमाइंदा नुक्ता नज़र पहली सदी के चैन में ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वाली एक 3 साला लड़की का है, क्योंकि उसके वालिद की फसलें नाकाम हो गई थीं। क्या वो कहेगी कि मैं ग़िज़ाई क़िल्लत से मर रही हूं, लेकिन 2000 सालों में लोगों के पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा और वो बड़े एयर कंडीशन घरों में रहेंगे, लिहाजा मेरी तकलीफ एक काबिल कदर कुर्बानी है। तो फिर गंदुम ने काश्तकारों को बशमूल इस ग़िज़ाई क़िल्लत की शिकार चीनी लड़की को क्या पेश किया?
उसने अफराद के तौर पर लोगों के लिए कुछ पेश नहीं किया, फिर भी उसने होमो सेपियंस को एक स्पीशीज नस्ल के तौर पर कुछ दिया जरूर। गंदुम की काश्त ने फी यूनिट इलाके में कहीं ज्यादा खुराक फराहम की और इस तरह होमो सेपियंस को एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होने के काबिल बनाया। तकरीबन 13,000 कबल मसीह में जब लोग जंगली पौधे जमा करके और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे, तो फलस्तीन में जेरिको के नखलिस्तान के आसपास का इलाका ज्यादा से ज्यादा एक घूमने फिरने वाले ग्रोह की हिमायत कर सकता था, जिसमें तकरीबन 100 निस्बतन सेहतमंद और अच्छी तरह से परवरिश पाने वाले लोग होते थे। तकरीबन 8,500 कबल मसीह में जब जंगली पौधे गंदुम के खेतों में बदल गए, तो नखलिस्तान ने 1,000 लोगों के एक बड़े लेकिन गुंजान गांव की हिमायत की, जो बीमारी और ग़िज़ाई किल्लत से कहीं ज्यादा दोचार थे। एवोल्यूशन की करेंसी न भूख है न दर्द, बल्कि डीएनए हेलिक्स की नकलें हैं। जिस तरह किसी कंपनी की इक्तिसादी कामयाबी का अंदाजा सिर्फ उसके बैंक अकाउंट में मौजूद डॉलर्स की तादाद से लगाया जाता है, न कि उसके मुलाजिमीन की खुशी से, इसी तरह किसी स्पीशीज की इर्तिकाई कामयाबी का अंदाजा उसके डीएनए की कॉपीज की तादाद से लगाया जाता है। अगर मजीद कोई डीएनए कॉपीज बाकी नहीं रहती तो स्पीशीज नापैद हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे पैसे के बगैर एक कंपनी बैंकक्रप्ट दिवालिया हो जाती है। अगर एक स्पीशीज में बहुत सी डीएनए कॉपीज होती हैं तो ये एक सिस्क है और फलती फूलती है। ऐसे नुक्ता नजर से 1,000 कॉपीज हमेशा 100 कॉपीज से बेहतर हैं। ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का एसेंस है, बदतर हालात में ज्यादा लोगों को जिंदा रखने की सलाहियत। लेकिन अफराद को इस इर्तिकाई हिसाब किताब की परवाह क्यों होनी चाहिए? कोई भी अक्लमंद शख्स अपनी जिंदगी का मेयार सिर्फ इसलिए क्यों कम करेगा कि होमो सेपियंस जेनम की कॉपीज की तादाद में इजाफा हो? किसी ने इस डील पर रजामंदी जाहिर नहीं की। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एक ट्रैप था, लग्जरी ट्रैप, ऐशो इशरत का जाल। काश्तकारी का उरूज सदियों और हजारों सालों पर फैला हुआ एक बहुत ही बतदरीज अमल था। होमो सेपियंस का एक ग्रोह जो मशरूम और ग्रेदार मेवे जमा करता था और हिरन और खरगोश का शिकार करता था, अचानक किसी मुस्तकिल गांव में आबाद नहीं हो गया। खेत नहीं जूते, गंदुम नहीं बुई और दरिया से पानी नहीं ढोया। तब्दीली मराहिल में हुई, जिसमें से हर एक में रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली शामिल थी। होमो सेपियंस तकरीबन 70,000 साल पहले मशरिक़ वस्तीज़ पहुंचे। अगले 50,000 साल तक हमारे आबाओ अजदाद वहां एग्रीकल्चर के बगैर फलते फूलते रहे। इलाके के कुदरती वसाइल इसकी इंसानी आबादी को सहारा देने के लिए काफी थे। खुशहाली के जमाने में लोगों के पास कुछ ज्यादा बच्चे होते थे और जरूरत के वक्त कुछ कम। इंसानों में बहुत से ममालिया की तरह हार्मोनल और जिनियाती मैकेनिज्म होते हैं जो तौलीद को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। अच्छे वक्तों में खवातीन जल्द बलूगत को पहुंचती हैं और उनके हामला होने के इम्कानात थोड़े ज्यादा होते हैं। बुरे वक्तों में पैब्रिटी देर से आती है और फर्टिलिटी कम हो जाती है। इन कुदरती पॉपुलेशन कंट्रोल्स में सकाफती मैकेनिज्म भी शामिल किए गए। बच्चे और छोटे बच्चे जो आहिस्ता चलते थे और बहुत ज्यादा तवज्जो का मुतालबा करते थे, खाना बदोश शिकारियों पर बोझ थे। लोग अपने बच्चों को 3 से 4 साल के वक्फे से पैदा करने की कोशिश करते थे। खवातीन ऐसा अपने बच्चों को 24 घंटे और देर तक अराउंड द क्लॉक स्किलिंग से हामला होने के इम्कानात नुमाया तौर पर कम हो जाते हैं, दूध पिलाकर करती थीं। दीगर तरीकों में मुकम्मल या जुज़वी जिनसी परहेज की हिमायत से इस्कात हमल और कभी कभार इन्फेनिटीसाइड शामिल था। इन लंबे हजारों सालों के दौरान लोग कभी कभार गंदुम के दाने खाते थे, लेकिन ये उनकी खुराक का एक मामूली हिस्सा था। तकरीबन 18,000 साल पहले आखिरी आइस एज, बर्फानी दौर, ग्लोबल वार्मिंग के दौर में तब्दील हुआ। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ा, बारिश भी बढ़ी। नया क्लाइमेट मशरिक वस्तीज़ की गंदुम और दीगर अनाज के लिए मिसाली था, जो कसरत से बढ़े और फैले। लोगों ने ज्यादा गंदुम खाना शुरू की और उसके बदले में उन्होंने गैर इरादी तौर पर उसकी काश्त को फैलाया। चूंकि जंगली अनाज को पहले साफ किए, पीस कर और पकाकर खाए बगैर नामुमकिन था, इसलिए इन अनाज को जमा करने वाले लोग उन्हें प्रोसेसिंग के लिए अपने आर्जी कैंप साइट्स में वापस ले जाते थे। गंदुम के दाने छोटे और बेशुमार होते हैं, इसलिए उनमें से कुछ लामिहाला कैंप साइट की तरफ जाते हुए गिर जाते थे और जाया हो जाते थे। वक्त के साथ इंसानी पसंदीदा पगडंडियों और कैंप साइट्स के करीब ज्यादा से ज्यादा गंदुम उगने लगी। जब इंसानों ने जंगलात और झाड़ियों को जलाया तो उससे गंदुम को भी मदद मिली। आग ने दरख्तों और झाड़ियों को साफ कर दिया, जिससे गंदुम और दीगर घासों को सूरज की रोशनी, पानी और ग़िज़ाई अज्जा पर इजारादारी हासिल हुई। जहां गंदुम खास तौर पर वाफिर हो गई और शिकार और खुराक के दीगर ज़राए भी वाफिर थे, तो इंसानी ग्रोह आहिस्ता आहिस्ता अपने खाना बदोश तर्ज जिंदगी को तर्क करके मौसमी और हत्तीज के मुस्तकिल कैंपस में आबाद हो गए।
पहले तो वो हार्वेस्ट के दौरान 4 हफ्तों तक कैंप करते होंगे। एक नस्ल बाद जब गंदम के पौधे बढ़ते और फैलते गए तो हार्वेस्ट कैंप 5 हफ्तों फिर 6 हफ्तों तक चलता रहा और बिलाखिर ये एक मुस्तकिल गांव बन गया। ऐसी बस्तियों के शवाहिद पूरे मशरिक वस्तीज में दरियाफ्त हुए हैं, खास तौर पर लिवांट में, जहां नाटोफियाई कल्चर 12,500 कबल मसीह से 9,500 कबल मसीह तक फलती फूलती रही। नाटोफियान्स शिकारी जमा कुनिंदा थे जो दर्जनों जंगली अनवा पर गुजारा करते थे, लेकिन वो मुस्तकिल गांव में रहते थे और अपना ज्यादातर वक्त जंगली अनाज के इंटेंसिव गैदरिंग और प्रोसेसिंग में सिर्फ करते थे। उन्होंने पत्थर के घर और गोदाम बनाए। उन्होंने जरूरत के वक्त के लिए अनाज जखीरा किया। उन्होंने नए औजार ईजाद किए, जैसे जंगली गंदम की कटाई के लिए पत्थर की दरांतियां और उसे पीसने के लिए सिलें और हामोन दस्ते। 9,500 कबल मसीह के बाद के सालों में नाटोफियान्स की औलाद ने अनाज जमा करना और प्रोसेसिंग जारी रखा, लेकिन उन्होंने उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेचीदा तरीकों से काश्त करना भी शुरू कर दिया। जंगली अनाज जमा करते वक्त वो फसल का कुछ हिस्सा अगले मौसम में खेतों में बोने के लिए अलग रखते थे। उन्होंने दरियाफ्त किया कि वो दानों को सतह पर बेतरतीबी से बिखेरने के बजाय गहरा बोने से कहीं ज्यादा बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। चुनाचे उन्होंने कुल्हाड़ी और हल चलाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खेतों से जुड़ी बूटियां निकालना, उन्हें प्रेडेटर्स से बचाना और उन्हें पानी और खाद देना भी शुरू कर दिया। जैसे जैसे सीरियल कल्टीवेशन की तरफ ज्यादा कोशिश की गई, जंगली अनवा को जमा करने और शिकार करने के लिए कम वक्त बचा। शिकारी किसान बन गए। जंगली गंदम जमा करने वाली औरत और पालतू गंदम काश्त करने वाली औरत के दरमियान कोई एक कदम नहीं था, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि ज़राअत की तरफ फैसला कुन मुंतकिली कब हुई। लेकिन 8,500 कबल मसीह तक मशरक वस्तीज जेरिको जैसे मुस्तकिल गांवों से भरा हुआ था, जिसके बाशिंदे अपना ज्यादातर वक्त चंद पालतू अनवा की काश्त में सिर्फ करते थे। मुस्तकिल गांव में मुंतकिल होने और खुराक की फराहमी में इजाफे के साथ आबादी में इजाफा होना शुरू हुआ। खाना बदोश तर्ज जिंदगी तर्क करने से खवातीन को हर साल एक बच्चा पैदा करने के काबिल बनाया गया। बच्चों को पहले दूध छुड़ाया गया, उन्हें पोर्ज और दलिया पर पाला जा सकता था। खेतों में इजाफी हाथों की अशद जरूरत थी, लेकिन एक्स्ट्रा माउथ्स इजाफी मुंह ने खुराक की इजाफी मिकदार को तेजी से खत्म कर दिया, इसलिए और भी खेत लगाने पड़े। जैसे जैसे लोग बीमारी ज़दा बस्तियों में रहने लगे, जैसे जैसे बच्चे ज्यादा अनाज और कम मां के दूध पर पलने लगे, और जैसे जैसे हर बच्चा अपने दलिया के लिए ज्यादा से ज्यादा बहन भाइयों से मुकाबला करने लगा, बच्चों की अमवात में इजाफा हुई। ज्यादातर ज़री मुआशरों में कम अज कम हर 3 बच्चों में से एक 20 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले मर जाता था। फिर भी पैदाइशों में इजाफा अमवात में इजाफे से ज्यादा रहा। इंसान ज्यादा तादाद में बच्चे पैदा करते रहे। वक्त के साथ गंदम का सौदा ज्यादा से ज्यादा बोझल होता गया। बच्चे बड़ी तादाद में मर गए और बालिग अफराद अपनी मेहनत से रोटी खाते थे। 8,500 कबल मसीह में जेरिको का औसत शख्स 9,500 कबल मसीह या 13,000 कबल मसीह के जेरिको के औसत शख्स से ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारता था, लेकिन किसी को एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। हर नस्ल पिछली नस्ल की तरह जिंदगी गुजारती रही, चीजों को करने के तरीके में सिर्फ छोटे मोटे बेहतरी लाती रही। मुतज़ाद तौर पर यह बेहतरियों की एक सीरीज, जिनमें से हर एक का मकसद जिंदगी को आसान बनाना था, उन किसानों की गर्दनों में एक चुकी का पत्थर बन गया। लोगों ने ऐसी मोहलिक गलती क्यों की? इसी वजह से कि तारीख भर में लोगों ने गलत हिसाब लगाया है। लोग अपने फैसलों के मुकम्मल नताइज को समझने से कासिर थे। जब भी उन्होंने थोड़ा सा इजाफी काम करने का फैसला किया, मसलन खेतों को हो हिलाने के बजाय सतह पर बीज बखेरने के बजाय, लोग सोचते थे, हाँ हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हार्वेस्ट इतनी वॉफर होगी, हमें अब से खुश्क सालों के बारे में फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, हमारे बच्चे कभी भूखे नहीं सोएंगे। ये माकूल बात थी। अगर आप ज्यादा मेहनत करते तो आपकी जिंदगी बेहतर होती। ये मंसूबा था। मंसूबे का पहला हिस्सा आसानी से चला गया। लोगों ने वाकई ज्यादा मेहनत की, लेकिन लोगों ने ये पेशगोई नहीं की कि बच्चों की तादाद में इजाफा होगा, जिसका मतलब ये है कि इजाफी गंदम को ज्यादा बच्चों के दरमियान तकसीम करना पड़ेगा। न ही इब्तदाई किसानों ने ये समझा कि बच्चों को ज्यादा पोर्च और कम मां का दूध पिलाने से इनका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमजोर हो जाएगा और ये कि मुस्तकिल बस्तियां मुतअद्दी बीमारियों का गढ़ बन जाएंगी। उन्होंने ये पेशगोई नहीं की कि खुराक के एक वाहिद जरिया पर अपनी इन्हिसार बढ़ाकर वो दर हकीकत खुद को खुश्क साली के नुकसानात से और भी ज्यादा बेनकाब कर रहे थे। न ही किसानों ने ये पेशगोई की कि अच्छे सालों में उनके भरे गोदाम चोरों और दुश्मनों को लालच देंगे, जिससे उन्हें दीवारें बनाना और गार्ड ड्यूटी पहरा देना शुरू करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
फिर इंसानों ने फार्मिंग क्यों तर्क नहीं की जब मंसूबा बैकफायर्ड हो गया? जुज़वी तौर पर इसलिए कि छोटे छोटे तब्दीलियों को जमा होने और माशरे को तब्दील करने में नस्लें लग गईं, और उस वक्त तक किसी को याद नहीं था कि वो कभी मुख्तलिफ तरीके से रहते थे। और जुज़वी तौर पर इसलिए कि आबादी में इजाफे ने इंसानियत की कश्तियों को जला दिया। अगर प्लाउइंग हल चलाने को अपनाने से एक गांव की आबादी 100 से 110 हो जाती, तो कौन से 10 लोग भूखा रहने के लिए रजाकाराना तौर पर तैयार होते ताकि दूसरे अच्छे पुराने वक्तों में वापस जा सकें? वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जाल बंद हो गया। आसान जिंदगी की तलाश के नतीजे में बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हुईं, और ये आखिरी बार नहीं हुआ। ये आज भी हमारे साथ होता है। कितने नौजवान कॉलेज ग्रेजुएट्स हाई पावर्ड फर्मों में मुश्किल नौकरियां लेते हैं, ये वादा करते हुए कि वो पैसा कमाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे, जो उन्हें 35 साल की उम्र में रिटायर होने और अपनी हकीकी दिलचस्पियों का पीछा करने के काबिल बनाएगा। लेकिन जब तक वो इस उम्र को पहुंचते हैं, उनके पास बड़े कर्जे होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, मुजाफात में घर होते हैं जिनके लिए फी खानदान कम से कम 2 कारें जरूरी होती हैं, और ये एहसास होता है कि वाकई अच्छी शराब और महंगी बैरून मुल्क छुट्टियों के बगैर जिंदगी जीने के काबिल नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए? जड़ें खोदने वापस चले जाएं? नहीं, वो अपनी कोशिशें दोगुना करते हैं और गुलामी करते रहते हैं। तारीख के चंद ज़िआनी कवानीन में से एक ये है कि ऐशो आराम जरूरियात बन जाते हैं और नई जिम्मेदारियों को जन्म देते हैं। एक बार जब लोग किसी खास लग्जरी के आदी हो जाते हैं तो वो इसे टेकन फॉर ग्रांटेड, मामूल समझने लगते हैं। फिर वो उस पर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं। बिलाखिर वो एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वो उसके बगैर नहीं रह सकते। आइए अपने वक्त की एक और वाकिफ मिसाल लेते हैं। पिछली चंद दहाइयों में हमने बेशुमार वक्त बचाने वाले आलात ईजाद किए हैं जिनका मकसद जिंदगी को ज्यादा आरामदेह बनाना है। वॉशिंग मशीन्स, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ईमेल। पहले एक खत लिखने, लफाफा पर पता और टिकट लगाने और उसे ईमेल बॉक्स ले जाने में बहुत मेहनत लगती थी। जवाब हासिल करने में दिन या हफ्ते, शायद महीने भी लग जाते थे। आज मैं एक ईमेल तेजी से लिख सकता हूं, इसे आधी दुनिया में भेज सकता हूं, और अगर मेरा वसूल कुनिंदा ऑनलाइन है, 1 मिनट बाद जवाब हासिल कर सकता हूं। मैंने ये सारी परेशानी और वक्त बचा लिया है, लेकिन क्या मैं ज्यादा रिलैक्स्ड लाइफ गुजारता हूं? अफसोस नहीं। सुस्त ईमेल लगती के दौर में लोग आम तौर पर सिर्फ उस वक्त खत लिखते थे जब उन्हें कोई अहम बात बतानी होती थी। अपने जहन में आने वाली पहली बात लिखने के बजाय वो गौर से सोचते थे कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसे कैसे बयान करें। वो इसी तरह का सोचा समझा जवाब हासिल करने की तवक्को रखते थे। ज्यादातर लोग महीने में चंद से ज्यादा खत नहीं लिखते थे और वसूल करते थे, और शाज़ो नादिर ही फौरी जवाब देने पर मजबूर महसूस करते थे। आज मुझे रोजाना दर्जनों ईमेल मिलती हैं, सब ऐसे लोगों की तरफ से जो फौरी जवाब की तवक्को रखते हैं। हमने सोचा था कि हम वक्त बचा रहे हैं, उसके बजाय हमने जिंदगी की ट्रेडमिल की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया और अपने दिनों को ज्यादा परेशान कुन और बेचैन बना दिया। यहां वहां कोई लुडाइट होल्ड आउट इनकार करता है कि ईमेल अकाउंट नहीं खोलेगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे हजारों साल पहले कुछ इंसानी गिरोहों ने फार्मिंग को अपनाने से इनकार कर दिया था और यूं लग्जरी ट्रैप से बच गए थे। लेकिन एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को किसी दिए गए इलाके के हर गिरोह को ज्वाइन आप शामिल होने की जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक काफी था। एक बार जब एक गिरोह आबाद हो गया और खेतीबाड़ी शुरू कर दी, चाहे वो मशरक वस्तीज हो या वस्ती अमरीका, तो एग्रीकल्चर नाकाबिल मुजाहिमत थी। चूंकि फार्मिंग ने स्विफ्ट डेमोग्राफिक ग्रोथ के लिए हालात पैदा किए, किसान आमतौर पर शिकारियों पर अपनी तादाद के बिल बोते पर काबू पा सकते थे। शिकारी या तो भाग सकते थे, अपने शिकार के मैदानों को खेतों और चरागाहों के लिए छोड़ देते, या खुद ही हिल उठा लेते। बहरहाल पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। लग्जरी ट्रैप की कहानी एक अहम सबक अपने साथ लाती है। इंसानियत की आसान जिंदगी की तलाश ने तब्दीली की बेपनाह कुव्वतें जारी की, जिन्होंने दुनिया को ऐसे तरीकों से बदल दिया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था और ना ही कोई चाहता था। किसी ने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की मंसूबाबंदी नहीं की थी और ना ही सीरियल कल्टीवेशन पर इंसानी इन्हिसार की तलाश की थी। मामूली फैसलों की एक सीरीज जिसका मकसद ज्यादातर चंद पेट भरना और थोड़ा सा तहफ्फुज हासिल करना था। इसका मजमूई असर यह हुआ कि कदीम शिकारियों को अपने दिन धूप में पानी की बाल्टियां उठाते हुए गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। डिवाइन इंटरवेंशन, खुदाई मुदाखलत, मुंदरजा बाला मंजरनामा एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन को एक गलत अंदाजे के तौर पर बयान करता है। ये बहुत काबिले फहम है। तारीख उससे कहीं ज्यादा अहमकाना गलत अंदाजों से भरी पड़ी है।
लेकिन एक और इम्कान भी है। शायद ये आसान जिंदगी की तलाश नहीं थी जो ट्रांसफॉर्मेशन का बायस बनी। शायद सपियंस की दीगर ख्वाहिशात थीं और वो उन्हें हासिल करने के लिए शऊरी तौर पर अपनी जिंदगियों को मजीद मुश्किल बनाने पर आमादा थे। साइंसदान आमतौर पर तारीखी तरक्कियात को सर्द इक्तिसादी और डेमोग्राफिक फैक्टर्स से मंसूब करने की कोशिश करते हैं। ये उनके अकली और रियाजियाती तरीकों के साथ बेहतर मीन ये ला खाता है। जदीद तारीख के मामले में स्कॉलर्स गैर मादी अवामिल जैसे आइडियोलॉजी और कल्चर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तहरीरी शवाहिद उनके हाथों को मजबूर करते हैं। हमारे पास इतनी डॉक्यूमेंट्स, खतूत और मेमोयर्स हैं जो ये साबित करती हैं कि दूसरी जंग अजीम खुराक की कमी या डेमोग्राफिक प्रेशर्स की वजह से नहीं हुई थी। लेकिन हमारे पास नाटोफियाई कल्चर से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लिहाजा कदीम अदवार से निमटते वक्त मादियाती मकतब फिक्र गालिब रहता है। ये साबित करना मुश्किल है कि नाखानदा लोग इकनॉमिक इक्तिसादी जरूरत के बजाय अकीदे से मुतासिर थे। फिर भी कुछ नायाब मामलात में हम खुशकिस्मत होते हैं कि हमें वाज़ेह सुराग मिल जाते हैं। 1995 में माहिरीन आसार कदीमा ने जुनूब मशरक़ी तुर्की में गोबिकली टीपे नामी एक मकाम की खुदाई शुरू की। सबसे कदीम तह में उन्हें किसी सेटलमेंट, घरों या रोजमर्रा की सरगर्मियों के कोई आसार नहीं मिले। ताहम उन्हें यादगार सतूनों वाली इमारतें मिली जो शानदार नक्काशियों से सजी थीं। हर पत्थर का सतून 7 टन तक वजनी था और 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता था। एक करीबी कान में उन्हें 50 टन वजनी एक आधा तराशा हुआ सतून मिला। मजमूई तौर पर उन्होंने 10 से ज्यादा मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स दरियाफ्त की, जिनमें से सबसे बड़ी तकरीबन 30 मीटर चौड़ी थी। माहिरीन आसार कदीमा दुनिया भर के मकामात से ऐसी मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर्स से वाकिफ हैं। सबसे मशहूर मिसाल बरतानिया का स्टोन हैंज है। फिर भी जब उन्होंने गोबिकली टीपे का मुताला किया तो उन्होंने एक हैरत अंगेज हकीकत दरियाफ्त की। स्टोन हैंज 2500 कब्ल मसीह का है और उसे एक तरक्की याफ्ता एग्रीकल्चरल सोसाइटी ने बनाया था। गोबिकली टीपे में मौजूद स्ट्रक्चर्स इमारतों की तारीख तकरीबन 9500 कब्ल मसीह की है और तमाम दस्तयाब शवाहिद ये जाहिर करते हैं कि उन्हें हंटर गैदरर्स, शिकारी जमा कुनिंदा ने बनाया था। आसार कदीमा की बिरादरी को इब्तिदाई तौर पर इन नताइज पर यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन एक के बाद एक टेस्ट ने स्ट्रक्चर्स की इब्तिदाई तारीख और उनके बनाने वालों के प्री एग्रीकल्चरल सोसाइटी दोनों की तस्दीक की। कदीम फोर्जर्स की सलाहियतें और उनकी सकाफतों की पेचीदगी पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा मुतासिर कुन मालूम होती हैं। मुखालिफ गोबिकली टीपे से एक यादगार इमारत के बाकियात। दाएं, एक सजा हुआ पत्थर का सतून तकरीबन 5 मीटर ऊंचा। एक फॉर्जिंग सोसाइटी शिकारी माशरा ऐसी इमारतें क्यों बनाएगा? उनका कोई वाज़ेह अफादी मकसद नहीं था। वो ना तो मेमत के ज़बाख़ाने थे और ना ही बारिश से पनाह लेने या शेरों से छुपने की जगह थीं। ये हमें इस नजरिए के साथ छोड़ देता है कि उन्हें किसी पुरस्कार सकाफती मकसद के लिए बनाया गया था, जिसे आसार कदीमा के माहिरीन को समझने में मुश्किल पेश आ रही है। कुछ भी हो, फोर्जर्स ने उसे बहुत ज्यादा कोशिश और वक्त के काबिल समझा। गोबिकली टीपे को बनाने का वाहिद तरीका यह था कि मुख्तलिफ गिरोहों और कबाइल से ताल्लुक रखने वाले हजारों फोर्जर्स एक तवील अरसे तक ताउन करें। सिर्फ एक नफीस मजहबी या नजरियाती निजाम ही ऐसी कोशिशों को बरकरार रख सकता था। गोबिकली टीपे में एक और सनसनीखेज राज भी था। कई सालों से जेनेटिस्ट्स पालतू गंदम की ओरिजिन्स का सुराग लगा रहे हैं। हालिया दरियाफ्तों से पता चलता है कि कम से कम एक डोमेस्टिकेटेड वेरिएंट पालतू किस्म आइनकॉर्न व्हीट काराचादोग हिल्स में पैदा हुई थी, जो गोबिकली टीपे से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। ये महज एक इत्तिफाक नहीं हो सकता। ये इम्कान है कि गोबिकली टीपे का सकाफती मरकज किसी न किसी तरह इंसानों के जरिए गंदम की इब्तिदाई डोमेस्टिकेशन और गंदम के जरिए इंसानों की डोमेस्टिकेशन से मुंसलिक था। यादगार इमारतें बनाने और इस्तेमाल करने वाले लोगों को खिलाने के लिए खास तौर पर बड़ी मिकदार में खुराक की जरूरत थी। ये बहुत मुमकिन है कि फोर्जर्स ने जंगली गंदम जमा करने से इंटेंस व्हीट कल्टीवेशन की तरफ रुख किया हो, न कि अपनी मामूल की खुराक की फराहमी में इजाफा करने के लिए, बल्कि एक टेम्पल मंदिर की तामीर और चलाने में मदद करने के लिए। रवायती तस्वीर में अलमबरदारों ने पहले एक गांव बनाया और जब वो फला फूला तो उन्होंने दरमियान में एक टेम्पल कायम किया। लेकिन गोबिकली टीपे से पता चलता है कि टेम्पल पहले बनाया गया होगा और उसके गिर्द बाद में एक गांव आबाद हुआ होगा। इनकलाब के मुतासिरीन इंसानों और अनाज के दरमियान फाउस्टियन सौदा, फाउस्टियन बार्गेन हमारी नस्ल का वाहिद मुआहिदा नहीं था। भेड़ों, बकरियों, खंजीरों और मुर्गियों जैसे जानवरों की किस्मत के बारे में एक और मुआहिदा भी तय पाया।
जंगली भेड़ों का पीछा करने वाले खाना बदोश गिरोहों ने आहिस्ता आहिस्ता उन रेवड़ों की साख्त बदल दी जिनका वो शिकार करते थे। ये अमल गालिबन इंतखाबी शिकार से शुरू हुआ। इंसानों ने सीखा कि सिर्फ बालिग भेड़ों, रैम्स और बूढ़ी या बीमार भेड़ों का शिकार करना उनके फायदे में है। उन्होंने जरखेज मादा और छोटे मेमनों को छोड़ दिया ताकि मकामी रेवड़ की तवील मुद्दती सेहत को महफूज रखा जा सके। दूसरा कदम यह हो सकता था कि रेवड़ को शिकारियों से फ़आल तौर पर बचाया जाए, शेरों, भेड़ियों और हरीफ इंसानी गिरोहों को भगाकर। गिरोह ने फिर रेवड़ को एक तंग घाटी में हाँक लिया होगा ताकि उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल और दिफा किया जा सके। बिल आखिर लोगों ने भेड़ों में मजीद एहतियात से इंतखाब करना शुरू किया ताकि उन्हें इंसानी जरूरियात के मुताबिक ढाल सकें। सबसे जारहाना भेड़ें, रैम्स, वो जो इंसानी कंट्रोल के खिलाफ सबसे ज्यादा मुजाहमत दिखाती थीं, सबसे पहले ज़िबा की गईं। इसी तरह सबसे कमजोर और सबसे मुतजस्सिस मादा भी। चरवाहे ऐसी भेड़ों को पसंद नहीं करते जिनका तजस्सुस उन्हें रेवड़ से दूर ले जाता है। हर गुजरती नस्ल के साथ भेड़ें मोटी, ज्यादा फर्माबरदार और कम मुतजस्सिस होती गईं। और देखो, मरियम के पास एक छोटा सा मेमना था और जहां भी मरियम जाती थी मेमना जरूर जाता था। मुतबादिल के तौर पर शिकारियों ने एक मेमने को पकड़ा और अपना लिया होगा, उसे खुशहाली के महीनों में मोटा किया होगा और कम खुराक वाले मौसम में उसे ज़िबा किया होगा। किसी मरहले पर उन्होंने ऐसे मेमनों की एक बड़ी तादाद रखना शुरू कर दी। उनमें से कुछ बलूगत को पहुंचे और अफजाइश नस्ल शुरू कर दी। सबसे ज्यादा जारहाना और सरकश मेमने सबसे पहले ज़िबा किए गए। सबसे ज्यादा फर्माबरदार, सबसे ज्यादा दिलकश मेमने को ज्यादा देर तक जिंदा रहने और अफजाइश नस्ल करने की इजाजत दी गई। इसका नतीजा पालतू और फर्माबरदार भेड़ों का रेवड़ था। ऐसे पालतू जानवर भेड़ें, मुर्गियां, गधे और दीगर खुराक, गोश्त, दूध, अंडे, खाम माल, खालें, ऊन और पट्ठों की ताकत फराहम करते थे। नकलो हमल, हल चलाने, पीसने और दीगर काम जो अब तक इंसानी ताकत से अंजाम दिए जाते थे, तेजी से जानवरों के जरिए अंजाम दिए जाने लगे। ज्यादातर काश्तकारी माशरों में लोग पौधों की काश्त पर तवज्जो देते थे। जानवर पालना एक सानवी सरगर्मी थी। लेकिन कुछ जगहों पर एक नई किस्म का मुआशरा भी नमूदार हुआ जो बुनियादी तौर पर जानवरों के इस्तेहसाल पर मबनी था, चरवाहों के कबाइल। जैसे जैसे इंसान दुनिया भर में फैले, वैसे ही उनके पालतू जानवर भी फैले। 10,000 साल पहले चंद मिलियन से ज्यादा भेड़ें, मवेशी, बकरियां, खिंजीर और मुर्गियां महदूद अफ्रीकी एशियाई इलाकों में रहती थीं। आज दुनिया में तकरीबन 1 अरब भेड़ें, 1 अरब खिंजीर, 1 अरब से ज्यादा मवेशी और 25 अरब से ज्यादा मुर्गियां हैं, और वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पालतू मुर्गी अब तक का सबसे वसी पैमाने पर फैला हुआ परिंदा है। होमो सैपियंस के बाद पालतू मवेशी, खिंजीर और भेड़ें दुनिया में दूसरे, तीसरे और चौथे सबसे वसी पैमाने पर फैले हुए बड़े ममालिया हैं। एक महदूद इर्तिकाई नुक्ता नजर से जो कामयाबी का अंदाजा DNA की नकूल की तादाद से लगाता है, ज़रई इनकलाब मुर्गियों, मवेशियों, खिंजीरों और भेड़ों के लिए एक शानदार नेमत था। बदकिस्मती से इर्तिकाई नुक्ता नजर कामयाबी का एक नामुकम्मल पैमाना है। ये हर चीज का अंदाजा बका और तौलीद के मेयार से लगाता है, इनफरादी तकलीफ और खुशी का कोई लिहाज किए बगैर। पालतू मुर्गियां और मवेशी यकीनन एक इर्तिकाई कामयाबी की कहानी हो सकते हैं, लेकिन वो इन बदकिस्मत मखलूकात में भी शामिल हैं जो कभी जिंदा थीं। जानवरों को पालतू बनाना वहशियाना तरीकों की एक सीरीज पर मबनी था जो सदियों के गुजरने के साथ मजीद जालिमाना होते चले गए। जंगली मुर्गियों की कुदरती उम्र तकरीबन 7 से 12 साल होती है और मवेशियों की तकरीबन 20 से 25 साल। जंगल में ज्यादातर मुर्गियां और मवेशी इससे बहुत पहले मर जाते थे, लेकिन इन्हें फिर भी एक मुनासिब तादाद में साल जिंदा रहने का अच्छा मौका मिलता था। इसके बरक्स पालतू मुर्गियों और मवेशियों की एक बड़ी अक्सरियत चंद हफ्तों से चंद महीनों की उम्र में ज़िबा कर दी जाती है, क्योंकि इक्तिसादी नुक्ता नजर से ये हमेशा ज़िबा करने की बेहतरीन उम्र रही है। एक मुर्ग को 3 माह बाद ज्यादा से ज्यादा वजन तक पहुंचने के बाद 3 साल तक क्यों खिलाते रहें? अंडे देने वाली मुर्गियों, दूध देने वाली गायों और बोझ ढोने वाले जानवरों को कभी कभी कई साल तक जिंदा रहने की इजाजत दी जाती है, लेकिन इसकी कीमत उनकी फितरी ख्वाहिशात और जरूरियात से मुकम्मल तौर पर अजनबी जिंदगी के ताबे होना है। मिसाल के तौर पर यह फर्ज करना माकूल है कि बेल अपने दिन खुले मैदानों में दूसरे बेलों और गायों की सोहबत में घूमने फिरने को तरजीह देते हैं, बजाय उसके कि एक कोड़ा चलाने वाले बंदर हाई बाम के जवे के नीचे गाड़ियां और हिल खींचे। बेल घोड़ों,
गधों और ऊंटों को फर्माबरदार बोझ ढोने वाले जानवरों में तब्दील करने के लिए उनकी फितरी जिबलतों और समाजी रिश्तों को तोड़ना पड़ा। उनकी जारहियत और जिनसियत को महदूद करना पड़ा और उनकी नक्ल व हरकत की आज़ादी को कम करना पड़ा। किसानों ने जानवरों को बाड़ों और पिंजरों में बंद करने, उन्हें लगामों और रस्सों में जकड़ने, उन्हें कूड़ों और मवेशी चलाने वाले डंडों से तरबियत देने और उन्हें मस्ख करने जैसी तकनीकें तैयार कीं। सिधाने के अमल में तकरीबन हमेशा नरों की खस्सी करना शामिल होता है। ये नरों की जारहियत को रोकता है और इंसानों को रेवड़ की अफजाइश नस्ल को इंतखाबी तौर पर कंट्रोल करने के काबिल बनाता है। एक मिस्री कब्र से मिली पेंटिंग तकरीबन 1200 कब्ल मसीह। एक खेत जूते हुए बीलों का जोड़ा। जंगल में मवेशी एक पेचीदा समाजी साख्त के साथ रेवड़ों में अपनी मर्जी से घूमते फिरते थे। खसीशुदा और पालतू बेल ने अपनी जिंदगी कोड़ों के नीचे और एक तंग बाड़े में बर्बाद कर दी, अकेले या जोड़ों में इस तरह मेहनत करते हुए जो ना तो इसके जिस्म और ना ही उसकी समाजी और जज्बाती जरूरियात के मुताबिक था। जब एक बेल मजीद हिल नहीं खींच सकता था तो उसे ज़िबह कर दिया जाता था। मुलाहिजा करें मिस्री किसान की झुकी हुई हालत को, जिसने बेल की तरह अपनी जिंदगी अपने जिस्म, जहन और समाजी रिश्तों के लिए मुशक्कत भरी मेहनत में गुजारी। न्यू गनी के बहुत से मुआशरों में एक शख्स की दौलत रिवायती तौर पर उसके पास मौजूद खंजीरों की तादाद से तय होती रही है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि खंजीर भाग न सके, शुमाली न्यू गनी के किसान हर खंजीर की नाक का एक टुकड़ा काट देते हैं। इससे जब भी खंजीर सूंघने की कोशिश करता है तो शदीद दर्द होता है। चूंकि खंजीर सूंघे बगैर खुराक नहीं ढूंढ सकते या अपना रास्ता भी नहीं तलाश कर सकते, ये मस्ख उन्हें अपने इंसानी मालकान पर मुकम्मल तौर पर मुनहसर कर देता है। न्यू गनी के एक और इलाके में खंजीरों की आंखें निकाल देना रिवाज रहा है ताकि वो ये भी न देख सकें कि वो कहां जा रहे हैं। डेयरी सनत के अपने तरीके हैं जानवरों को अपनी मर्जी पर मजबूर करने के। गायें, बकरियां और भेड़ें सिर्फ बछड़ों, बच्चों और मेमनों को जन्म देने के बाद ही दूध पैदा करती हैं और सिर्फ उस वक्त तक जब तक बच्चे दूध पीते रहते हैं। जानवरों के दूध की फराहमी जारी रखने के लिए एक किसान को दूध पीने के लिए बछड़े, बच्चे या मेमने की जरूरत होती है, लेकिन इसे उन्हें दूध पर इजारादारी कायम करने से रोकना चाहिए। तारीख भर में एक आम तरीका यह था कि पैदाइश के फौरन बाद बछड़ों और बच्चों को ज़िबह कर दिया जाता। मां से जितना दूध निकाल सकते थे निकालते थे और फिर उसे दोबारा हामिला कर देते थे। ये आज भी एक बहुत वसी तकनीक है। बहुत से जदीद डेयरी फार्म्स में एक दूध देने वाली गाय आमतौर पर ज़िबह होने से पहले तकरीबन 5 साल जिंदा रहती है। इन 5 सालों के दौरान वो तकरीबन मुसलसल हामिला रहती है और दूध की ज्यादा से ज्यादा पैदावार बरकरार रखने के लिए पैदाइश के 60 से 120 दिन के अंदर दोबारा हामला कर दी जाती है। उसके बछड़ों को पैदाइश के फौरन बाद उससे अलग कर दिया जाता है। मादा को दूध देने वाली गायों की अगली नस्ल बनने के लिए पाला जाता है, जबकि नरों को गोश्त की सनत के हवाले कर दिया जाता है। एक और तरीका यह है कि बछड़ों और बच्चों को उनकी माओं के करीब रखा जाए, लेकिन मुख्तलिफ चालों से उन्हें बहुत ज्यादा दूध पीने से रोका जाए। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि बच्चे या बछड़े को दूध पीना शुरू करने दिया जाए, लेकिन दूध बहना शुरू होते ही उसे भगा दिया जाए। यह तरीका आमतौर पर बच्चे और मां दोनों की तरफ से मुजाहमत का सामना करता है। कुछ चरवाहे कबाइल औलाद को मार देते थे, उसका गोश्त खाते थे और फिर खाल में भूसा भर देते थे। भूसा भरी औलाद को फिर मां के सामने पेश किया जाता था ताकि उसकी मौजूदगी उसे दूध की पैदावार बढ़ाने की तरगीब दे। सूडान में नईर कबीला इस हद तक चला गया कि भूसा भरे जानवरों को उनकी मां के पेशाब से लथपथ कर देते थे ताकि जाली बछड़ों को एक मानूस जिंदा बू मिल सके। नईर की एक और तकनीक ये थी कि बछड़े के मुंह के गिर्द कांटों का एक छिला बांध देते थे ताकि वो मां को चुभता और उसे दूध पिलाने से मुजाहमत पर मजबूर करता। सिहारा में तवारिक ऊंट पालने वाले नौजवान ऊंटों की नाक और ऊपर वाले होंठ के हिस्सों को छींट देते या काट देते थे ताकि दूध पीना तकलीफ दे हो जाए। इस तरह उन्हें बहुत ज्यादा दूध पीने से रोकते थे। तमाम ज़री मुआशरे अपने खेती बाड़ी के जानवरों पर इतने जालिम नहीं थे। कुछ पालतू जानवरों की जिंदगियां काफी अच्छी हो सकती थीं। ऊन के लिए पाली जाने वाली भेड़ें, पालतू कुत्ते और बिल्लियां, जंगी घोड़े और रेस के घोड़े अक्सर आरामदा हालात से लुत्फानंदोज होते थे। रूमी शहनशाह कैलिगोला ने मुबैना तौर पर अपने पसंदीदा घोड़े इंसेटॉट्स को कौंसलशिप पर मुकर्रर करने का मंसूबा बनाया था। तारीख भर के चरवाहे और किसान अपने जानवरों से प्यार करते थे और उनकी बहुत देखभाल करते थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे बहुत से गुलामों के मालिकान अपने गुलामों के लिए प्यार और तशवीश महसूस करते थे। ये कोई इत्तफाक नहीं था कि बादशाहों और पैगंबरों ने खुद को चरवाहे के तौर पर पेश किया
और कुल गारोती हिबाल या अलहाल बखमान फ़खता सुफुर बखमालीस उनशिला हा अलिया हदी हाइजन अरोनी ज अलहा अनमी अरोनी मुन्हा अलिल गारोनी मुन्हा हा अलिल बचारा फिदू मिल्लाहुरा सरू पेश किया और अपने और खुदाओं के अपने लोगों की देखभाल करने के तरीके को एक चरवाहे की फलूरुबा हा अल मुन्हा हाइजन मतालोशा सुफुर बता मिला अपने रेवड़ की देखभाल से तशबीह दी। एक सनती गोश्त के फॉर्म में एक जदीद बछड़ा। पैदाइश के फौरन बाद बछड़े को उसकी मां से अलग कर दिया जाता है और एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जो बछड़े के अपने जिस्म से ज्यादा बड़ा नहीं होता। वहां बछड़ा अपनी पूरी जिंदगी गुजारता है, औसतन तकरीबन 4 माह। ये कभी अपना पिंजरा नहीं छोड़ता, न ही इसे दूसरे बछड़ों के साथ खेलने या चलने की इजाजत होती है। ये सब इसलिए कि इसके पट्ठे मजबूत ना हो। नरम पट्ठों का मतलब एक नरम और रसीला स्टेक। बछड़े को पहली बार चलने, पट्ठों को खींचने और दूसरे बछड़ों को छूने का मौका ज़िबहखाने के रास्ते में मिलता है। इर्तिकाई लिहाज से मवेशी अब तक की सबसे कामयाब जानवरों की नस्लों में से एक की नुमाइंदगी करते हैं। इसी वक्त वो सैयारे के सबसे बदकिस्मत जानवरों में से कुछ हैं। फिर भी रेवड़ के नुक्ता नजर से चरवाहे के नहीं, ये तासुर हासिल करने से गुरेज करना मुश्किल है कि ज्यादातर पालतू जानवरों के लिए ज़र-ए इनकलाब एक हौलनाक आफत था। इनकी इर्तिकाई कामयाबी बेमाना है। नापैद होने के दहाने पर एक नायाब जंगली गैंडा शायद एक ऐसे बछड़े से ज्यादा मुतमईन हो जो अपनी मुख्तसर जिंदगी एक छोटे से डब्बे में गुजारता है, जिसे रसीले स्टेक पैदा करने के लिए मोटा किया जाता है। मुतमईन गैंडा अपनी नस्ल के आखिरी अफराद में से होने के बावजूद कम मुतमईन नहीं है। बछड़े की नस्ल की अददी कामयाबी इस तकलीफ के लिए कोई तसल्ली नहीं जो एक फर्द बर्दाश्त करता है। इर्तिकाई कामयाबी और इनफरादी तकलीफ के दरमियान ये तजाद शायद सबसे अहम सबक है जो हम ज़र-ए इनकलाब से हासिल कर सकते हैं। जब हम गंदुम और मकई जैसे पौधों का बयानिया पढ़ते हैं तो शायद खालिसतन इर्तिकाई नुक्ता नजर समझ में आता है। फिर भी मवेशियों, भेड़ों और होमोसेपियंस जैसे जानवरों के मामले में हर एक एहसासात और जज्बात की पेचीदा दुनिया के साथ हमें यह गौर करना होगा कि इर्तिकाई कामयाबी इनफरादी तजर्बे में कैसे बदलती है। अगले अब्वाब में हम बार बार देखेंगे कि किस तरह हमारी नस्ल की इज्तिमाई ताकत और बज़ाहिर कामयाबी में ड्रामाई इजाफा बहुत ज्यादा इनफरादी तकलीफ के साथ साथ चला। 6. एहराम की तामीर ज़र-ए इनकलाब तारीख के सबसे मुतनाज़िया वाक़यात में से एक है। कुछ हामी ऐलान करते हैं कि उसने इंसानियत को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन किया। दूसरे इसरार करते हैं कि इसने तबाही की तरफ धकेल दिया। वो कहते हैं कि ये वो अहम मोड़ था जहां होमोसेपियंस ने फितरत के साथ अपना गहरा ताल्लुक सिम्बियोसिस तर्क कर दिया और लालच और बेगानगी की तरफ भागे। जिस भी सिमत ये रास्ता ले गया, वापसी का कोई रास्ता नहीं था। काश्तकारी ने आबादियों को इतनी बुनियादी और तेजी से बढ़ाने के काबिल बनाया कि कोई भी पेचीदा ज़र-ए मुआशरा शिकार और जमा करने की तरफ वापस लौटने पर खुद को दोबारा बरकरार नहीं रख सकता था। तकरीबन 10,000 कबल मसीह में ज़राअत की तरफ मुंतकली से पहले जमीन पर तकरीबन 5 से 8 मिलियन खाना बदोश शिकारी रहते थे। पहली सदी ईसवी तक सिर्फ 1 से 2 मिलियन शिकारी बाकी रह गए, बुनियादी तौर पर ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और अफ्रीका में। लेकिन उनकी तादाद दुनिया के 250 मिलियन किसानों के मुकाबले में बहुत कम थी। ज्यादातर किसान मुस्तकिल बस्तियों में रहते थे, सिर्फ चंद खाना बदोश चरवाहे थे। आबाद होने की वजह से ज्यादातर लोगों का इलाका ड्रामाई तौर पर सुकड़ गया। कदीम शिकारी आम तौर पर बहुत से दर्जनों और हत्तीज के सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर के इलाकों में रहते थे। घर पूरा इलाका था जिसमें उसकी पहाड़ियां, नदी नाले, जंगलात और खुला आसमान शामिल था। किसान दूसरी तरफ अपने ज्यादातर दिन एक छोटे खेत या बाग में काम करते थे और उनकी घरेलू जिंदगी लकड़ी, पत्थर या मिट्टी की एक तंग साख्त पर मरकूज थी, जिसका पैमाना चंद मीटर से ज्यादा नहीं था, यानी घर। एक आम किसान इस साख्त से बहुत मजबूत लगाव पैदा करता था। ये एक दौर रस इनकलाब था जिसका असर नफ्सियाती इतना ही था जितना कि तामीराती। उसके बाद से मेरे घर से लगाव और पड़ोसियों से अलहदगी एक बहुत ज्यादा खुद मरकज़ मखलूक की नफ्सियाती खसूसियत बन गई। नए ज़र-ए इलाके न सिर्फ कदीम शिकारियों के इलाकों से कहीं ज्यादा छोटे थे बल्कि कहीं ज्यादा मसनूई भी थे। आग के इस्तेमाल के अलावा शिकारी जमा कुनिंदा इन जमीनों में बहुत कम जानबूझकर तब्दीलियां करते थे जिनमें वो गाहे व मीनते थे। किसान दूसरी तरफ मसनूई इंसानी जजायर में रहते थे जो उन्होंने इर्द गिर्द के जंगलों से मेहनत से तराशे थे। इन्होंने जंगलात काटे, नहरें खोदें, खेत साफ किए, घर बनाए, हिल चलाकर खालियां बनाए और साफ कतारों में पहलों के दरख्त लगाए। नतीजतन मसनूई मस्कन सिर्फ इंसानों, औरान के पौधों और जानवरों के लिए था और उसे अक्सर दीवारों और बाड़ों से घेरा हुआ होता था।
किसान खानदान हर वो काम करते थे जो वो बेकाबू जड़ी बूटियों और जंगली जानवरों को बाहर रखने के लिए कर सकते थे। अगर ऐसे मुदाखलत करने वाले अंदर आ जाते थे तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता था। अगर वो डटे रहते थे तो उनके इंसानी दुश्मन उन्हें खत्म करने के तरीके तलाश करते थे। घर के गिर्द खास तौर पर मजबूत दिफा कायम किए गए थे। ज़राअत के आगाज से लेकर आज तक शाखों, मक्खियां मारने वाले आलात, जूतों और जहरपाशी के स्प्रे से लेस अरबों इंसानों ने मेहनती चींटियों, छुपे हुए काकरोच मुहिम जो मकड़ियों और भटके हुए भंगों के खिलाफ बेरहमाना जंग छेड़ रखी है, जो मुसलसल इंसानी रिहाइशगाह में दरअंदाजी करते हैं। तारीख के बेशतर हिस्से में ये इंसान साख्ता बस्तियां बहुत छोटी रहें जो बेकाबू फितरत की वसतों से घिरी हुई थीं। जमीन की सतह तकरीबन 510 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से 155 मिलियन जमीनी इलाका है। 1400 ईस्वी तक ज्यादातर किसान अपने पौधों और जानवरों के साथ सिर्फ 11 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में इकट्ठे जमा हुए थे, जो सैयारे की सतह का 2% था। बाकी हर जगह बहुत सर्द, बहुत गर्म, बहुत खुश्क, बहुत गीली या काश्त के लिए गैर मौजू थी। जमीन की सतह का ये नन्हा सा 2% हिस्सा वो स्टेज था जिस पर तारीख ने अपना किरदार अदा किया। लोगों को अपने मसनूई जज़ायर छोड़ना मुश्किल लगता था। वो नुकसान के शदीद खतरे के बगैर अपने घरों, खेतों और गोदामों को नहीं छोड़ सकते थे। मजीद बरा वक्त गुजरने के साथ वो ज्यादा से ज्यादा चीजें जमा करते गए, ऐसी अशिया जो आसानी से मुंतकिल नहीं की जा सकती थीं, जिन्होंने उन्हें बांध दिया था। कदीम किसान हमें इंतहाई गरीब लग सकते हैं, लेकिन एक आम खानदान के पास एक पूरे शिकारी कबीले से ज्यादा नवादरात होते थे। मुस्तकबिल की आमद जबकि ज़रूरी जगह सुकड़ गई, ज़रूरी वक्त बढ़ गया। शिकारी आमतौर पर अगले हफ्ते या अगले महीने के बारे में सोचने में ज्यादा वक्त जाया नहीं करते थे। किसानों ने अपने तसव्वुर में बरसों और दहाइयों तक मुस्तकबिल की सैर की। शिकारी मुस्तकबिल को नजरअंदाज करते थे क्योंकि वो हाथों पर जिंदगी गुजारते थे और खुराक को महफूज करना या अमलाक जमा करना मुश्किल से ही कर सकते थे। यकीनन वो वाज़ेह तौर पर कुछ पेशगी मंसूबा बंदी में मशगूल रहते थे। शावे, लेस्कक्स और अल-तामीरा की गार की पेंटिंग्स के तख्लीक़कार यकीनन उन्हें नस्लों तक कायम रखने का इरादा रखते थे। समाजी इत्तेहाद और सियासी दुश्मनियां तवील मुद्दती मामलात थीं। एहसान वापस करने या गलती का बदला लेने में अक्सर बरसों लग जाते थे। फिर भी शिकार और जमा करने की गुजारे की मईशत में ऐसी तवील मुद्दती मंसूबाबंदी की एक वाज़ेह हद थी। मुतज़ाद तौर पर उसने शिकारियों को बहुत सी परेशानियों से बचाया। ऐसी चीजों के बारे में परेशान होने का कोई फायदा नहीं था जिन्हें वो मुतासिर नहीं कर सकते थे। ज़री इनकलाब ने मुस्तकबिल को पहले से कहीं ज्यादा अहम बना दिया। किसानों को हमेशा मुस्तकबिल को जहन में रखना चाहिए और उसकी खिदमत में काम करना चाहिए। ज़री मईशत पैदावार के एक मौसमी चक्कर पर मबनी थी, जिसमें तवील महीनों की काश्त के बाद कटाई के मुख्तसर उरूज के अदवार शामिल थे। वाफिर फसल के इख्तिताम के बाद की रात किसान जितना चाहें जश्न मना सकते थे, लेकिन एक हफ्ते या उसके बाद वो दोबारा सुबह सवेरे मैदान में एक लंबे दिन के लिए उठ जाते थे। अगरचे आज अगले हफ्ते और हतीज के अगले महीने के लिए काफी खुराक थी, उन्हें अगले साल और उसके बाद के साल की फिक्र करनी पड़ती थी। मुस्तकबिल की फिक्र न सिर्फ पैदावार के मौसमी चक्रों में जुड़ी हुई थी, बल्कि ज़राअत की बुनियादी गैर यकीनी सूरत हाल में भी थी। चूंकि ज्यादातर गांव बहुत महदूद किस्म के पालतू पौधों और जानवरों की काश्त पर गुजारा करते थे, वो खुश्क साली, सैलाब और वबाई अमराज के रहमो करम पर थे। किसानों को अपनी जरूरत से ज्यादा पैदा करने पर मजबूर थे ताकि वो ज़खायर बना सकें। गोदाम में अनाज, तहखाने में जैतून के तेल के मर्तबान, पैंट्री में पनीर और छत से लटकती सासेजेस के बगैर वो बुरे सालों में भूखे मर जाते थे। और बुरे साल जिल्द या बदीर जरूर आएंगे। एक किसान जो इस मफरूजे पर जी रहा था कि बुरे साल नहीं आएंगे, ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहा। नतीजतन ज़राअत के आगाज से ही मुस्तकबिल के बारे में फिक्रें इंसानी जहन के थिएटर में अहम किरदार अदा करने लगीं। जहां किसान अपने खेतों को पानी देने के लिए बारिशों पर मुनहसर थे, बरसात के मौसम के आगाज का मतलब ये था कि हर सुबह किसान उफुक की तरफ देखते हुआ सूंघते और अपनी आंखें तंग करते। क्या वो बादल है? क्या बारिशें वक्त पर आएंगी? क्या काफी होंगी? क्या पुरतशद्दद तूफान खेतों से बीज बहा ले जाएंगे और पौधों को तबाह कर देंगे? दरे असना, फुरात, सिंध और पीली नदियों की वादियों में दूसरे किसान इतनी ही परेशानी से पानी की ऊंचाई की निगरानी करते थे। इन्हें नदियों के बुलंद होने की जरूरत थी ताकि बालाई इलाकों से बहकर आने वाली जरखेज मट्टी फैल सके और उनके वसी आबपाशी के निजाम को पानी से भर सके। लेकिन बहुत ऊंचे आने वाले सैलाब या गलत वक्त पर आने वाले सैलाब उनके खेतों को उतना ही तबाह कर सकते थे जितना कि खुश्क साली,
किसानों को मुस्तकबिल के बारे में सिर्फ इसलिए परेशानी नहीं थी कि उनके पास फिक्र की ज्यादा वजह थी, बल्कि इसलिए भी कि वो उसके बारे में कुछ कर सकते थे। वो एक और खेत साफ कर सकते थे, एक और आबपाशी की नहर खोद सकते थे, मजीद फसलें बो सकते थे। परेशान किसान मौसम गर्मा में एक कटाई करने वाली चूटी की तरह पुरजोश और मेहनती था। जैतून के दरख्त लगाने में पसीना बहाता था, जिनका तेल उसके बच्चे और पोते पोतियां निकालेंगे। आज की खुराक को सर्दियों या अगले साल तक मुलतवी करता था, जिसकी इसे आज ख्वाहिश थी, यानी आज की ख्वाहिश को मुस्तकबिल के लिए कुर्बान करता था। काश्तकारी के दबाव के दौरे रस नताइज थे। ये बड़े पैमाने पर सियासी और समाजी निजामों की बुनियाद था। अफसोसनाक बात यह है कि मेहनती किसानों ने अपनी मौजूदा सख्त मेहनत के जरिए कभी भी मुस्तकबिल की इक्तिसादी सिक्योरिटी हासिल नहीं की, जिसकी उन्हें बहुत ख्वाहिश थी। हर जगह हुक्मरान और इशराफिया उभरे, किसानों के इजाफी खाने पर गुजारा करते थे और उन्हें सिर्फ बमुश्किल गुजारे के लिए छोड़ देते थे। जब्तशुदा इजाफी खुराक ने सियासत, जंगों, फन और फलसफा को ईंधन दिया। उन्होंने मोहल्लात, किले, यादगारें और मंदिर बनाए। जदीद दौर के अवाखिर तक 90% से ज्यादा इंसान किसान थे, जो हर सुबह जमीन जूतने के लिए अपनी मेहनत का पसीना बहाते थे। जो इजाफी उन्होंने पैदा किया वो अशराफिया की छोटी अकलियत, बादशाहों, सरकारी एहलकारों, फौजियों, पादरियों, फनकारों और मुफक्किरीन को खिलाता था, जो तारीख की किताबों को भरते हैं। तारीख वो है जो बहुत कम लोग कर रहे थे, जबकि बाकी सब खेत जूत रहे थे और पानी की बाल्टियां उठा रहे थे। एक तसव्वुराती निजाम। किसानों की तरफ से पैदा होने वाली इजाफी खुराक नई नक्लो हमल की टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर बिलाखिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहले बड़े गांवों, फिर कस्बों और बिलाखिर शहरों में इकट्ठा होने के काबिल बनाया। ये सब नई बादशाहतों और तिजारती नेटवर्क से मुंसलिक थे। ताहम इन नए मौके से फायदा उठाने के लिए इजाफी खुराक और बेहतर नक्लो हमल काफी नहीं थी। महज ये हकीकत कि कोई एक ही शहर में 1000 लोगों या एक ही बादशाहत में 10 लाख लोगों को खाना खिला सकता है, इस बात की जमानत नहीं देती कि वो जमीन और पानी को कैसे तकसीम करेंगे, तनाज़ात को कैसे हल करेंगे और खुश्क साली या जंग के वक्त कैसे अमल करेंगे, इस पर इत्तिफाक कर सकते हैं। और अगर कोई मुआहिदा नहीं हो पाता तो झगड़ा फैलता है, चाहे गोदाम भरे हुए हों। तारीख की ज्यादातर जंगों और इनकलाबात की वजह खुराक की कमी नहीं थी। फ्रांसीसी इनकलाब की क़यादत खुशहाल वकीलों ने की थी, भूखे किसानों ने नहीं। रूमी जमहूरिया पहली सदी कब्ल मसीह में अपनी ताकत की बुलंदियों पर पहुंच गई, जब बहेरा रूम के अतराफ से खजाने के बेड़े ने रूमियों को उनके आबाओ अजदाद के तसव्वुर से कहीं ज्यादा माला माल किया। फिर भी ज्यादा से ज्यादा खुशहाली के इस लम्हे में रूमी सियासी निज़ाम मोहल्ले खाना जंगियों की एक सीरीज में टूट गया। 1991 में युगोस्लाविया के पास अपने तमाम बाशिंदों को कहलाने के लिए काफी वसाइल थे, और फिर भी एक हौलनाक खूनरेजी में बिखर गया। ऐसी आफात की जड़ में मसला यह है कि इंसान लाखों सालों तक चंद दर्जन अफराद के छोटे ग्रोहों में इर्तिका पजीर हुए। ज़राई इनकिलाब को शहरों, बादशाहतों और सल्तनतों के ज़हूर से अलग करने वाले चंद हजार साल बड़े पैमाने पर ताउन की जुबलत को इर्तिका पजीर होने के लिए काफी वक्त नहीं थे। हयातियाती जिबलतों की इस कमी के बावजूद शिकारी दौर में सैकड़ों अजनबी अपने मुश्तरका अफसानों की बदौलत ताउन करने के काबिल थे। ताहम ये ताउन ढीला और महदूद था। होमो सैपियंस का हर ग्रोह अपनी जिंदगी आजादाना तौर पर गुजारता रहा और अपनी ज्यादातर जरूरियात खुद पूरी करता रहा। एक कदीम समाजियात दान जो 20,000 साल पहले रहता था और जिसे ज़राई इनकिलाब के बाद के वाक़यात का इल्म नहीं था, शायद ये नतीजा अखज़ करता कि असातीर का दायराकार काफी महदूद था। आबाई रूहों और कबायली टूतम्स के बारे में कहानियां 500 लोगों को सीपिया का तबादला करने, अजीब त्यौहार मनाने और एक नेंडरथल ग्रोह को खत्म करने के लिए अफवाज में शामिल होने के काबिल बनाने के लिए काफी मजबूत थीं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। कदीम समाजियात दान ने सोचा होगा कि असातीर लाखों अजनबियों को रोजाना की बुनियाद पर ताउन करने के काबिल नहीं बना सकते, लेकिन ये गलत साबित हुआ। अफसाने, जैसा कि बाद में पता चला, किसी के तसव्वुर से कहीं ज्यादा मजबूत थे। जब ज़राई इनकलाब ने गुंजान शहरों और ताकतवर सल्तनतों की तख्लीक के मौके खोले, तो लोगों ने दरकार समाजी राब्ते फराहम करने के लिए अजीम देवताओं, मादर वतन और मुश्तरका स्टॉक कंपनियों के बारे में कहानियां ईजाद की। जबकि इंसानी इर्तिका अपनी मामूल की सुस्त रफ्तार से रेंग रहा था, इंसानी तखय्युल बड़े पैमाने पर ताउन के हैरत अंगेज नेटवर्क्स बना रहा था, जो जमीन पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। तकरीबन 8500 कब्ल मसीह में दुनिया की सबसे बड़ी बस्तियां जेरिको जैसे गांव थे, जिनमें चंद सौ अफराद थे। 7000 कब्ल मसीह तक अनातोलिया में चटाल हवी कस्बे में 5000 से 10,000 अफराद थे।
ये इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती हो सकती थी। 5वें और चौथी हजार साल कब्ल मसीह के दौरान फर्टाइल क्रिसेंट में दसियों हजार बाशिंदों वाले शहर उभरे और हर एक ने बहुत से करीबी गांवों पर अपना तसल्लुत रखा। 3100 कब्ल मसीह में नील की पूरी निचली वादी पहली मिस्री बादशाहत में मुत्तहिद हो गई। उसके फिरौनों ने हजारों मुरब्बा किलोमीटर और सैकड़ों हजारों लोगों पर हुकूमत की। तकरीबन 2250 कब्ल मसीह में सरगुन अजीम ने पहली सल्तनत अकादीन कायम की। ये 10 लाख से ज्यादा रियाया और 400 फौजियों की एक मुस्तकिल फौज का हामिल था। 1000 कब्ल मसीह और 500 कब्ल मसीह के दरमियान मशरक वस्तीज में पहली मेगा सल्तनतें नमूदार हुईं, आखिरी असूरी सल्तनत, बाबली सल्तनत और फारसी सल्तनत। इन्होंने कई मिलियन रियाया पर हुकूमत की और दसियों हजार फौजियों की कमान की। 221 कब्ल मसीह में छीन खानदान ने चेन को मुत्तहिद किया और उसके फौरन बाद रूम ने बहरा रूम के इलाके को मुत्तहिद किया। 40 मिलियन छीन रियाया पर लगाए गए टैक्स ने सैकड़ों हजार फौजियों की एक मुस्तकिल फौज और 100 से ज्यादा अहदेदारों को मुलाजमत देने वाली एक पेचीदा ब्यूरोक्रेसी के लिए अदायगी की। रूमी सल्तनत ने अपने उरूज पर 100 मिलियन तक रियाया से टैक्स जमा किया। उस आमदनी ने 2,50,000 5 लाख फौजियों की एक मुस्तकिल फौज, एक सड़क का निजाम जो 500 साल बाद भी इस्तेमाल में है, और थिएटरों और एम्फी थिएटरों को माली इमदाद फराहम की जो आज तक तमाशे पेश करते हैं। हम्मुराबी के कानून पर कंदा एक पत्थर का सुतून, तकरीबन 1776 कब्ल मसीह। बिलाशुबा मुतासिर कुन, लेकिन हमें फिरौनी मिस्र या रूमी सल्तनत में काम करने वाले बड़े पैमाने पर ताउन के नेटवर्क्स के बारे में खुशगवार फरेब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ताउन बहुत परहेजगारी लगता है, लेकिन हमेशा रजाकाराना नहीं होता और शाज़ो नादिर ही मुसावी होता है। ज्यादातर इंसानी ताउन के नेटवर्क्स जुल्म और इस्तेहसाल की तरफ माइल रहे हैं। किसानों ने अपने कीमती इजाफी खुराक के साथ बढ़ते हुए ताउन के नेटवर्क्स के लिए अदायगी की। जब टैक्स जमा करने वाले ने अपनी शाही कलम की एक ही ज़रब से पूरे साल की सख्त मेहनत को खत्म कर दिया तो मायूस हो गए। मशहूर रूमी एम्फी थिएटर अक्सर गुलामों के जरिए बनाए जाते थे ताकि अमीर और बेकार रूमी दूसरे गुलामों को शैतानी गल्डी ईटर ग्लैडिएटोरियल लड़ाई में मशगूल होते देख सकें। यहां तक कि जेलें और हिरासती कैंप भी ताउन के नेटवर्क्स हैं और सिर्फ इसलिए काम कर सकते हैं क्योंकि हजारों अजनबी किसी तरह अपने आमाल को मरबूत करने का इंतजाम करते हैं। रियासत हाय मुत्तहिदा का ऐलान आज़ादी 4 जुलाई 1776 को दस्तखत हुआ। कदीम मेसोपोटामिया के शहरों से लेकर चीन और रूमी सल्तनतों तक के ये तमाम ताउन के नेटवर्क्स तसव्वुराती निज़ाम इमेजिन्ड ऑर्डर्स थे। वो समाजी उसूल जो उन्हें बरकरार रखते थे वो न तो मौरूसी जिबलतों पर मबनी थे और न ही जाती वाकफियत पर, बल्कि मुश्तरका अफसानों पर यकीन पर मबनी थे। अफसाने पूरी सल्तनतों को कैसे बरकरार रख सकते हैं? हम पहले ही एक ऐसी मिसाल पर बात कर चुके हैं, पेजो। अब हम तारीख के 2 सबसे मशहूर अफसानों का जायजा लेते हैं। हम्मुराबी का कानून, कोड ऑफ हम्मुराबी, जो तकरीबन 1776 कब्ल मसीह का है, जो सैकड़ों हजार कदीम बाबलियों के लिए कोऑपरेशन मैनुअल के तौर पर काम करता था, और 1776 ईस्वी का अमरीकी ऐलान आज़ादी, जो आज भी सैकड़ों मिलियन जदीद अमरीकियों के लिए ताउन की दस्ती के तौर पर काम करता है। 1776 कब्ल मसीह में बाबल दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। बाबली सल्तनत गालिबन दुनिया की सबसे बड़ी थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा रियाया थी। उसने मेसोपोटामिया के ज्यादातर हिस्से पर हुकूमत की, बशमूल जदीद इराक का बड़ा हिस्सा और मौजूदा शाम और ईरान के कुछ हिस्सों पर। आज का सबसे मशहूर बाबली बादशाह हम्मुराबी था। उसकी शोहरत बुनियादी तौर पर उस मतन की वजह से है जो इसके नाम पर है, हम्मुराबी का कानून, कोड ऑफ हम्मुराबी। ये कवानीन और अदालती फैसलों का एक मजमुआ था जिसका मकसद हम्मुराबी को एक आदिल बादशाह के एक रोल मॉडल के तौर पर पेश करना, बाबली सल्तनत में एक ज्यादा यकसा कानूनी निजाम की बुनियाद के तौर पर काम करना, और मुस्तकबिल की नस्लों को ये सिखाना था कि इंसाफ क्या है और एक आदिल बादशाह कैसे अमल करता है। मुस्तकबिल की नस्लों ने नोटिस लिया। कदीम मेसोपोटामिया की फिक्री और ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया ने इस मतन को मुकद्दस किताबों में शामिल किया, और शागिर्द कातिब हम्मुराबी की मौत और उसकी सल्तनत के खंडरात में बदल जाने के बहुत बाद तक उसे नकल करते रहे। हम्मुराबी का कानून इसलिए कदीम मेसोपोटामियाइयों के समाजी निजाम के मिसाली तसव्वुर को समझने के लिए एक अच्छा जरिया है। मतन ये कहकर शुरू होता है कि देवता आनो, एनलियल और मरदूक, मेसोपोटामियाई देवताओं के पैंथियन के सरकर्दा देवता, ने हम्मुराबी कौमलिक में इंसाफ कायम करने, शरीरों और बुराइयों को खत्म करने, ताकतवर को कमजोर पर जुल्म करने से रोकने के लिए मुकर्रर किया। फिर ये तकरीबन 300 फैसलों की फहरिस्त देता है, जो मुकर्ररा फॉर्मूले अगर ऐसा और ऐसा होता है तो ये फैसला हमें दिए गए हैं।
मिसाल के तौर पर फैसले 196 से 9 और 209 से 14 पढ़ें। अगर एक आलस शख्स किसी दूसरे आलस शख्स की आंख अंधी कर दे तो वो उसकी आंख अंधी कर देंगे। अगर वो किसी दूसरे आलिस शख्स की हड्डी तोड़ दे तो वो उसकी हड्डी तोड़ देंगे। अगर वो किसी आम आदमी की आंख अंधी कर दे या किसी आम आदमी की हड्डी तोड़ दे तो वो 60 चांदी के सके तोल कर देगा। अगर वो किसी आलिस शख्स के गुलाम की आंख अंधी कर दे या किसी आलिस शख्स के गुलाम की हड्डी तोड़ दे तो वो गुलाम की कीमत का आधा हिस्सा चांदी में तोल कर देगा। अगर एक आलीज शख्स किसी आलीज तबके की औरत को मारे और उसके नतीजे में उसका हमल साकत हो जाए तो वो उसके जनीन के लिए 10 चांदी के सके तोल कर देगा। अगर वो औरत मर जाए तो वो उसकी बेटी को मार डालेंगे। अगर वो मारने से किसी आम तबके की औरत का हमल साकत कर दे तो वो 5 चांदी के सके तोल कर देगा। अगर वो औरत मर जाए तो वो 30 चांदी के सके तोल कर देगा। अगर वो किसी आलीज शख्स की गुलाम औरत को मारे और उसके नतीजे में उसका हमल साकत हो जाए तो वो 2 चांदी के सके तोल कर देगा। अगर वो गुलाम औरत मर जाए तो वो 20 चांदी के सके तोल कर देगा। अपने फैसलों की फहरिस्त देने के बाद हम्मुराबी दोबारा ऐलान करता है कि ये वो आदिल फैसले हैं जो हम्मुराबी काबिल बादशाह ने कायम किए हैं और इस तरह मुल्क को सच्चाई और सही तर्ज जिंदगी की राह पर गामजन किया है। मैं हम्मुराबी शरीफ बादशाह हूं। मैंने इंसानियत के तई कोई गफलत या लापरवाही नहीं बरती जिसे देवता एनएलएल ने मेरी देखभाल के लिए अता किया था और जिसकी गल्लाबानी का देवता मरदूक ने मुझे हुक्म दिया था। हम्मुराबी का कानून ये दावीज करता है कि बाबली समाजी निज़ाम इंसाफ के आलमगीर और अबदी उसूलों में जुड़ा हुआ है जो देवताओं ने मुकर्रर किए हैं। दर्जाबंदी हायरार्की का उसूल इंतहाई अहमियत का हामिल है। कानून के मुताबिक लोगों को 2 जिन्सों और 3 तबकात में तकसीम किया गया है: आलीज लोग, आम लोग और गुलाम। हर जिन्स और तबके के अरकान की मुख्तलिफ कदरें हैं। एक आम औरत की जिंदगी की कीमत 30 चांदी के सके और एक गुलाम औरत की 20 चांदी के सके है, जबकि एक आम मर्द की आंख की कीमत 60 चांदी के सके है।